आते जाते रहेंगे। हाँ तो रात को मनाते, लेकिन क्या है, कुछ लोग आलसी प्राणी मौका मिलते ही छुट्टी मारने के लिए देखते रहते हैं, है ना। जैसे मेरा छोटा वाला अभी क्लास 2 में है, तो रोज छुट्टी मारने के देखते रहता है। ठीक है, आज मन नहीं कर रहा स्कूल जाने का करके, ठीक है, लेकिन हाँ उठा के जबरदस्ती भेजना पड़ता है उसको। तो सप्ताह में 1 या 2 दिन वो जरूर बोलेगा मन नहीं कर रहा जाने का। कुछ नहीं करते, आराम से प्यार से ही बनाते हैं। पहले डांटते पहले डांटते थे, तो अब डांटने वाला काम छोड़ दिए। मम्मी के जिम्मे वो दोनों माँ बेटी देखते रहते हैं, जिसको जाना है नहीं जाना है। कभी कभार नहीं मैं देखता हूँ, जब बहुत ज़्यादा मन नहीं कर रहा है तो सोन दे बोल देता हूँ। ठीक है। तो कभी कभार सप्ताह में 1 दिन 2 मान के चलो कि अपने से छुट्टी मारेगा ही मारेगा। चलिए, लेकिन ज़्यादा आदत डलवा देंगे तो फिर इसके टाइप का हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो वो एक बच्चा है उसके टाइप का हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा बीच में डांट के भी भेजना पड़ता है। ठीक है, कि स्कूल जाना भी ज़रूरी है। किनको, बच्चों को? नहीं, घर ऐसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, थोड़ा बहुत ऐसी इधर उधर की जनरल ज्ञान देते रहता हूँ नॉर्मल बातचीत में। चलिए, सिलेबस में आते हैं, एथिक्स में। तो जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है उनको टाइम वेस्ट नहीं करना है, और जिनका 12वीं पास में भी है तो उसमें भी टाइम निकलते देर नहीं लगती है, 3 साल कब निकल जाएंगे, समझ गए ना। तो हाँ, तो वही तो मैनेज करना है ना 12 24 घंटे में। तो एक धीरे धीरे कोशिश करो जितना हो ना, सबके पास टाइम लिमिट है। एक एक क्वेश्चन धीरे धीरे करके आदत डालोगे तो चीज़ें होते जाएंगी, है ना। प्रेशर में छोड़ दोगे तो नहीं होगा। तो अपनी तरफ से जितना हो सकता है मैक्सिमम कोशिश करो। बाकी तो जितना होना है, हमारे पास बहुत सारे काम होते, नहीं कर पाते दिन भर में, लेकिन 1 बाई 1 मैक्सिमम कोशिश करो, है ना। पहले यदि आपने कॉन्स्टिट्यूशन लिया तो कॉन्स्टिट्यूशन निपटा दो। जब कॉन्स्टिट्यूशन निपटा रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो, तो उस समय ज्योग्राफी की चिंता छोड़ दो। समझ गए ना भाई। जिस समय जो काम कर रहे हो उस समय बाकी चीज़ों के बारे में चिंता छोड़ दो। तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन है तो कॉन्स्टिट्यूशन का कवर कर लो। जब कॉन्स्टिट्यूशन के 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर, क्योंकि एक साथ सब काम नहीं हो सकता, ये भी हम भी जानते हैं, ठीक है। हम लोग भी जैसे दिन भर पढ़ाते हैं तो बहुत सारे काम, कुछ नोट्स वगैरह देने वेने वाले काम छूट जाते हैं, तो उसको मैनेज करना पड़ता है। एक दिन छुट्टी मार के बीच में जो है, तो जब अभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ दो, कॉन्स्टिट्यूशन को ही जी जान लगा के पूरा उसी पे फोकस करो। अभी ज्योग्राफी की चिंता छोड़ दो। जब ये कंप्लीट हो जाए तब फिर ज्योग्राफी में आओ। तो जब ज्योग्राफी करो तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन की चिंता छोड़ दो। तो इस तरीके से 1 बाई 1 काम निपटाया जाता है कि नहीं। एक साथ सभी चीज़ें एक साथ नहीं हो पाती है, तो थोड़ा सा इस तरीके से करना है। या फिर इस तरीके से कि कम से कम एक क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन का लिखो। सर से बोलोगे सर 5 क्वेश्चन तो नहीं हो पाए, लेकिन एक क्वेश्चन कम से कम मैंने अभी, लेकिन टेंशन के चक्कर में 5 लिखने के चक्कर में एक भी नहीं लिख पाए, तो वो गलत है। हम लोग ऐसे ही करते हैं ना, 5 के चक्कर में एक भी नहीं लिख पाते। तो पहले एक तो लिखो पहले, है ना। एक कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद दूसरा भी हो ही जाएगा। लेकिन हम क्या कि पहले से इतना प्रेशर ले लेते हैं कि एक भी स्टार्ट नहीं कर पाते, तो स्टार्ट करो। तो ये कहने का मतलब ये है। और धीरे धीरे चीज़ें मैनेज होती है, जब आगे चीज़ें याद होते जाएंगी, नॉलेज बढ़ते जाएगा, तो चीज़ें ज़्यादा और तेज़ी से बढ़ेंगी आपकी जो है। चलिए, सिलेबस में देखेंगे तो टोटल कितने टॉपिक्स हैं हमारे आपके जो है, ठीक है। टॉपिक में देखेंगे तो 7, और एक लास्ट में 8 टॉपिक मिलेंगे। टॉपिक 8 मतलब एक केस स्टडी वाला टॉपिक है लास्ट वाला, है ना। टॉपिक 8 जो है ये केस स्टडी कहलाता है, जिसमें कुछ सिचुएशन दी रहेगी, उसको पढ़ करके आपको आंसर लिखना होता है। आप क्या उस सिचुएशन में क्या डिसीजन लेंगे, क्या करेंगे। तो टोटल कितने टॉपिक्स हमारे पास? 8। पहला टॉपिक है आपका, पहला टॉपिक जो है आपका बेसिक नीति शास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध, है ना। नीति शास्त्र तथा एथिक्स, और इस सिलेबस में, इसमें याद रखना कि इसमें एक दो क्लास बीच में छूटेगी तो फिर आगे समझना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए एथिक्स की क्लास बीच में गोल मत मारना, यदि मारोगे तो
नेक्स्ट क्लास में पूरा का पूरा देख करके आना। आई ना बस समझ में? क्योंकि इसमें क्या चीज़ें इंटरलिंक्ड रहेगी कई जगह पे। अब जैसे वो आज अंशिता और जो भी नहीं आ रहे हैं, तो वो नेक्स्ट वाली क्लास में उनको प्रॉब्लम जाएगी, क्योंकि आज बहुत सारे टॉपिक्स टर्म्स पढ़ेंगे हम लोग जो है, तो आगे वही टर्म्स आते रहेंगे बार बार। तो पहला है आपका नीति शास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध, एथिक्स एंड ह्यूमन, एथिक्स एंड ह्यूमन कोरिलेशन, इंटररिलेशन। आ रही बात समझ में? कि एथिक्स, नीति शास्त्र का मतलब यहाँ पे एक सब्जेक्ट के रूप में नाम दिया हुआ हिंदी में, और उसका मानवीय सहसंबंध, हालांकि यहाँ नीति शास्त्र जो लिखा है वो नैतिकता होना चाहिए, लेकिन सिलेबस में ट्रांसलेशन तो मानवीय सहसंबंध का मतलब मानव के साथ नैतिकता का क्या संबंध है ना। इस कॉन्टेक्स्ट में कई सारे टॉपिक्स यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे पहला है मानवीय क्रिया में नैतिकता के सार, इसेंस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन एक्ट्स, है ना। पहला टॉपिक आपके जो है सिलेबस में क्या दिया हुआ है, क्यों सिलेबस लेके आना बोला तुम लोग ना, ध्यान ही रखते कहा क्या करना है। तो मानवीय क्रिया में नैतिकता के सार, इसेंस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन, ह्यूमन एक्ट। आ रही बात समझ में? दूसरा है निर्धारक और परिणाम, उसी के कंटेक्स्ट में कौन कौन से निर्धारक है, डिटर्मिनेंट्स है, और कौन कौन से उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। तो ये पहला टॉपिक हो गया आपका जो है मानवीय क्रिया के नैतिकता के सार, निर्धारक और परिणाम। तो ये आपके जो इस टॉपिक का जो संबंध है, और फिर इसी में आगे जो है मानवीय मूल्य के बारे में। तो यहाँ पे एक तो मतलब दो अलग अलग टॉपिक्स हो गए। एक तो पहला दिया हुआ एथिक्स के बारे में पढ़ना है, एथिक्स है क्या, और उसका ह्यूमन के साथ क्या रिलेशन है, राइट। और दूसरा फिर इसी के अंतर्गत जो टॉपिक हुआ ह्यूमन वैल्यूज, मानवीय मूल्य, ह्यूमन वैल्यूज के बारे में टॉपिक है। तो ये दो टॉपिक इसके अंतर्गत मेनली दिए हुए, तो वन बाय वन करके पढ़ेंगे। इस टॉपिक का जो संबंध है, जैसे ये पेपर हमारा जो है, जो सिलेबस का नाम है हमारा एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। तो ये जो टॉपिक्स है इसमें तीन टॉपिक्स आते हैं, तीन सब्जेक्ट के टॉपिक्स आते हैं, 3 या 4 सब्जेक्ट के आते हैं। ये जो पेपर बना हुआ है आपका 4 सब्जेक्ट से मिल करके बना हुआ है। तो ये जो टॉपिक्स का ज़्यादा संबंध है सोशियोलॉजी से, इसका ज़्यादा संबंध किससे आपका जो है, समाजशास्त्र से। ये जो पहला टॉपिक हमारा जो है ना, इसमें 4 टॉपिक्स, इस जो पेपर 4 हमारा जो है, जो पेपर 4 है, इस पेपर 4 का संबंध हमारे 4 सिलेबस के टॉपिक से है। कुछ टॉपिक सोशियोलॉजी से रिलेटेड है, कुछ टॉपिक साइकोलॉजी से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है आपका, कुछ साइकोलॉजी से रिलेटेड है, सोशियोलॉजी साइकोलॉजी। कुछ टॉपिक्स आपके जो है किससे रिलेटेड है, आपका फिलॉसफी से रिलेटेड है, दर्शन शास्त्र। और कुछ टॉपिक्स का संबंध जो है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन जिसको कहते हैं हम लोग, लोक प्रशासन से संबंधित है। तो ये 4 अलग अलग सब्जेक्ट का क्या है आपका जो है मिक्सचर है। आ रही बात समझ में? समुच्चय है, सेट है, कॉम्बिनेशन है, ये जो पेपर 4 है। तो ये जो पहला टॉपिक हमने सिलेबस में दिया हुआ है एथिक्स एंड ह्यूमन कोरिलेशन, ये सोशियोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक है। मेनली देखेंगे तो किससे रिलेटेड आपका टॉपिक है, सोशियोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है एप्टीट्यूड। दूसरा टॉपिक जो सिलेबस में दिया है वह क्या है आपका जो है एप्टीट्यूड, अभिवृत्ति लिखा हुआ है, चलो एटीट्यूड होगा, एटीट्यूड, एटीट्यूड। एटीट्यूड आपके जो है हिंदी में है अभिवृत्ति। एटीट्यूड, अभिवृत्ति। तो ये जो टॉपिक है ये साइकोलॉजी से संबंधित है। किससे संबंधित है, मनोविज्ञान, हिंदी में क्या कहते हैं, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। ये जो टॉपिक है वह किससे संबंधित है आपका जो है साइकोलॉजी, राइट। और एटीट्यूड का मतलब क्या होता है,
बताओ, एटीट्यूड का मतलब क्या हो गया? हाँ, एक तो तुम लोग यंग जनरेशन टीनेजर्स या लोगों की भाषा में एटीट्यूड का मतलब बड़ा एटीट्यूड वाला है या वाली है। एक तो बड़ी। ठीक है, कुछ कुछ समझेंगे उसी को और अच्छे से, है ना। मैंने एक तो कहा मैंने कि एक तो तुम लोग बोलते हो ना कि बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा है या दिखा रही है, तो वो वाला यहाँ पे नहीं है ना। वो एटीट्यूड एक का मतलब हो गया आपका जब हाँ, ये सेंस नहीं है ठीक है। यहाँ पे जो तुम्हारे दिमाग में एटीट्यूड वाला जो वर्ड्स की मीनिंग भरी हुई है, मीनिंग जो समझ रहे हो, वो एथिक्स में उसका मतलब वो नहीं है। इसलिए मैं बताऊंगा, इससे रिलेटेड बता दूंगा। पहले तो जो है उसको हटाऊं आप लोग के दिमाग से, कि आप लोग के दिमाग में ये वर्ड यूज करते हो ना कि बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा है या एटीट्यूड दिखा रही है। तो यहाँ पे एटीट्यूड का मतलब आपकी आपकी भाषा में जो एटीट्यूड वर्ड यूज कर रहे हैं आप लोग, उसका मतलब क्या हुआ? तो जनरली उसने कहा जैसे पर्सनालिटी को देख करके थोड़ा ठीक ठाक हैंडसम है ये है, तो अपनी ईगो, तो ये एक अलग ईगो वाला एटीट्यूड हो गया, यानी ईगो दिखा रहा है या फिर घमंड दिखा रहा है वाला एटीट्यूड है जो आप लोग वर्ड यूज करते हैं। यहाँ पे ये संबंध, इस एटीट्यूड का मतलब यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे एटीट्यूड का मतलब है किसी भी चीज को देखने का नजरिया, दृष्टिकोण, नजरिया या दृष्टिकोण। यहाँ पे एटीट्यूड्स का मतलब क्या, एटीट्यूड का मतलब क्या हुआ आपका जो है, टुवर्ड्स एनीथिंग, किसी भी चीज के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी भी चीज के बारे में हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है या कोई घटना हो सकती है, उसके बारे में जो हमारा नजरिया है, हमारा जो दृष्टिकोण है ना। नजरिया का मतलब क्या हुआ? हमारा जो नजरिया है देखने का, जो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे नजरिए को? हाँ, उसके प्रति हमारा जो अप्रोच है, उसके प्रति हमारा जो टुवर्ड्स एनीथिंग, आपका जो क्या कर सकते हैं, आपका जो व्यू व्यू पॉइंट है ना। नजरिए का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, आपका एक पर्टिकुलर किसी भी चीज के बारे में व्यू पॉइंट, है ना, उसको हम लोग यहाँ पे एटीट्यूड के रूप में डिफाइन करते हैं, पढ़ेंगे डिटेल में। लेकिन तो एटीट्यूड किसी चीज के बारे में या तो आपका पॉजिटिव होता है या किसी चीज के बारे में, तो एटीट्यूड यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव एटीट्यूड हो सकता है ना। जैसे कोई भी है, जैसे मेरे बारे में आप लोगों का एटीट्यूड, अब यहाँ पे तो मेरे बारे में 100% पॉजिटिव 100% नेगेटिव दोनों के बीच की स्थिति होगी, है कि नहीं। या फिर कोई वस्तु लेने जाते हो, है कि नहीं, तो उसके बारे में कोई चीज़ आपको लगता है बहुत अच्छी लग रही है, तो आपका एटीट्यूड क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। कोई कोई व्यक्ति हो सकता है, एक व्यक्ति है, किसी का एटीट्यूड उसके प्रति पॉजिटिव, जैसे मोदी जी के बारे में, कुछ लोग मोदी जी को पसंद करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि उनका एटीट्यूड मोदी जी के प्रति क्या है, पॉजिटिव है, नज़रिया उनका मोदी जी के प्रति क्या है, पॉजिटिव है। और कुछ है विपक्ष वाले हैं जो मोदी जी को रात दिन कोसते रहते हैं, है कि ना, तो उसका एटीट्यूड मोदी जी के प्रति क्या कहलाएगा, नेगेटिव कहलाएगा। सेम राहुल गांधी के प्रति कुछ लोग उनके प्रति पॉजिटिव होंगे, तो दोनों रहता है आपके जो, कुछ का एटीट्यूड कुछ और सकता है, कुछ का एटीट्यूड कुछ और हो सकता है। जैसे शाकाहार और मांसाहार, अब जो मांसाहारी है उनका मांसाहार के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड ही रहेगा, है ना, कि जो मज़ा आता है खाने में वो तुम्हें क्या पता बोलेंगे, ठीक है। और शाकाहारी को क्या घास फूस खाता है बोलते हैं, है कि नहीं। तो लेकिन शाकाहारी है, उसका एटीट्यूड मांसाहारियों के प्रति अलग रहेगा, नेगेटिव एटीट्यूड में रहेगा। मतलब नेगेटिव ना भी रहना नहीं चाहिए वैसे तो, ठीक है, अपनी अपनी चॉइस है, जिसको जो खाना अच्छा लगता है खाता है। तो आपका एटीट्यूड मांसाहारी है उसके प्रति भी पॉजिटिव ही होना चाहिए, कि भाई उसकी चॉइस है, अपना मन करता है खाता है, उसको अच्छा लगता है। तो समझ में आ गया एटीट्यूड। तो एटीट्यूड के, तो इससे संबंधित एक पूरा टॉपिक हमारा दिया हुआ है टॉपिक 2 में। आगे बस समझ में, हाँ।
बिल्कुल सही बोला है। समझ गए क्या बोलना चाह रहे हैं? तो जो चीज़, हर चीज़ में पॉजिटिव देखने की आदत हो तो आप खुश रहेंगे। और जिसको पॉजिटिव देखने की लोग को आदत ही नहीं होती, हर चीज़ में नेगेटिव ढूंढने लगते हैं, तो कभी ज़िंदगी में खुश नहीं रहते हैं, है ना। जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है मान के चलते कई लोग। तो मैंने कहा जो हो रहा है अच्छा हो रहा है मान के चलो, तो आप हमेशा क्या रहोगे, दुखी नहीं रहोगे कभी भी जो है, राइट। और ये अमिताभ बच्चन के पापा की लाइन है, मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और अच्छा। क्यों? क्योंकि जब आपके मन का नहीं हो रहा है, मतलब किसके मर्जी से हो रहा है वो? ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है, इसलिए मन का ना हो तो और अच्छा, ये कहा गया है। और अमिताभ बच्चन की पूरी ज़िंदगी जो है इस फिलॉसफी पे चली है कि उनके मन का हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो, जैसे वो स्टार्टिंग में स्ट्रगल अमिताभ बच्चन का जो था, ठीक है, कई सारे पिक्चरें फ्लॉप हुई उनको। आपका जो है रेडियो में उनकी आप जो है क्या, जब मूवी में आया तो बोले लंबा है इतना खंबा है, तो इसको ठीक है मतलब जल्दी स्वीकार एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरा फिर जब आवाज़ रेडियो में अपना, रेडियो रेडियो क्या बोलते हैं, जॉकी के लिए या रेडियो जो भी अनाउंसर के लिए उन्होंने इंटरव्यू देने गए तो वहाँ पे रिजेक्ट हुए, है कि नहीं। लेकिन वो हार नहीं माने, और आज उन्हीं आवाज़ से वो बाद में पहचाने भी गए, जिस चीज़ के कारण से रिजेक्ट हुए वही, और जो जिस लंबाई के कारण से वो रिजेक्ट हुए वही लंबाई उनकी फिर बाद में क्या बन गई, आ गई बस समझ में। तो डेफिनेटली आपका पॉजिटिव देख तो उनका वही है, उनकी फिलॉसफी है कि मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो, मन का ना हो तो और अच्छा, ये मान करके उनकी फिलॉसफी चलते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में आपने सुना होगा, जानते हो कौन थे? वो तो बाद में बने, पहले साइंटिस्ट थे, है ना। पहले क्या थे आपके जो है साइंटिस्ट थे। तो उनके बारे में एक मतलब ट्रू इंसिडेंट है कि वो कहाँ गए थे, आपके देहरादून गए। देहरादून में आपका एयर का जो है वहाँ पे पायलट बनने के लिए जो भी उनके लिए जो ट्रेनिंग व्रेनिंग थी, तो उनके पास पैसे नहीं थे। तो उनकी सिस्टर ने हाँ उनकी सिस्टर ने अपने गहने वहने बेच करके जाने के पैसे दिए, राइट। अब उनके पास सिर्फ जाने के पैसे थे, तो वो बोले कि सेलेक्ट तो हो ही जाऊंगा, तो उसके बाद चिंता वाली कोई बात ही नहीं है, सेलेक्ट हो जाऊंगा तो फिर पैसे आ ही जाएंगे। लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो आत्महत्या करने के उद्देश्य से ऋषिकेश में किसी नदी के किनारे जो है किसी ऊंची पहाड़ी पर बस आत्महत्या करने के लिए सोच के गए थे, चढ़े थे, और वहाँ पर जो है सोच ही रहे थे कुछ। तो वहाँ पे एक आश्रम था, ठीक है, कोई वहाँ के बहुत बड़े संत का जो है, तो वो घूम रहे थे, तो उन्होंने देखा कि परेशान सा बच्चा यहाँ पे कुछ गड़बड़ है करके, तो उन्होंने जाके उनसे बात की, है ना, जबकि वो हिंदू थे और एपीजे अब्दुल कलाम के थे मुस्लिम थे। पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि सिस्टर ने इतने पैसे दिए थे, मैं सोचा कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और चीज़ें जो है सुधर जाएंगी, अब मेरे पास जाने के भी पैसे नहीं है ना, साउथ जाना था उनको जो है, कि मेरे पास जाने के भी पैसे नहीं है, तो मैं आत्महत्या करने की सोच रहा हूँ ठीक है, ये उन्होंने खुद भी लिखा है बाद में। तो उन्होंने समझाया कि चलिए पहले पहले तो आश्रम ले गए अपने, ठीक है, फिर उनको उन्होंने समझाया कि यदि तुम्हारा इसमें नहीं हुआ है तो भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ और बड़ा सोच रखा होगा। और इस तरह से उन्होंने रात भर अपने साथ रखा उनको, सुबह उनको जाने के पैसे दिए कि चिंता मत करो ये पैसे लो और चुपचाप अपने कहा जाओ, घर जाओ। और वही बाद में बहुत बड़े साइंटिस्ट भी बने और क्या बने, आपके देश के राष्ट्रपति भी बने, है कि नहीं। तो यदि उस दिन आत्महत्या कर लेते तो जीवन समाप्त। तो इसलिए यदि कोई आपको चीज़ नहीं मिल रही है तो उससे अच्छी और कोई अच्छी चीज़ ऊपर वाले ने आपके लिए लिख रखी होगी, ये मान करके चलिए। जैसे हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ, मतलब प्रॉपर आईएएस में नहीं हुआ, बाकी तो नीचे पोस्ट में हो गया था। तो जिस दिन लास्ट अटेम्प्ट था, फाइनल रिजल्ट आया, नहीं हुआ मेरा, तो पहला थॉट मेरा क्या था, मैं थोड़ा टेंशन में तो रहेगा, नहीं हुआ तो, हालांकि मुझे मालूम था मेरे पास एक कहीं ना कहीं पढ़ाना वो भी स्टार्ट कर ही दिया था मैंने, तो रोजी रोटी की समस्या तो मेरे पास नहीं थी, है ना, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत कमाना स्टार्ट कर दिया था। मेरा ऑलरेडी एक राजस्थान पीसीएस में जॉब हो गया था आपका जो 2004 में, तो रोजी रोटी की समस्या तो थी नहीं मेरे पास। तो लेकिन जैसे आईएएस में नहीं हुआ, लेकिन मेरा मेन गोल कहा था आपका आईएएस का था, तो
तो जब नहीं हुआ फाइनल रिजल्ट में, तो मेरा पहला थॉट ये था कि कोई बात नहीं, कुछ ऐसा करूंगा कि आईएएस मेरे अंडर काम करे। मेरा पहला थॉट ये था, है ना। मैंने वही नहीं सोचा कि नहीं हुआ फ्रस्ट्रेट होकर के रिग्रेट करने लगे, कि मुझे मालूम था मैंने अपना बेस्ट दिया, जितना दे सकता था, जितना पढ़ सकता था वो किया मैंने। अब उसके बाद भी मेरा नहीं हुआ, तो मैंने यही सोचा, पहला थॉट मेरा यही था कि कोई बात नहीं, अब ऐसा कुछ करना है कि आपका जो है आईएएस वगैरह मेरे अंडर काम करे, मतलब नेता वेता बनना है, मंत्री मंत्री बनना है। ये मेरा उस दिन से मैंने स्टार्ट करके आपका जो है काम करना स्टार्ट किया। अभी तक कोई संभावना नहीं दिख रही है, और मुझे नहीं लगता कि मैं मंत्री मंत्री बनूंगा अभी, अब तो और भी नहीं बनूंगा, क्योंकि मंत्री बनने के लिए कई सारे गलत चीज़ें करनी पड़ेंगी, वो कर नहीं सकते हैं। चलिए एनीवे, समझ में आ गया आपका जो है, तो इसलिए जीवन में कभी भी। चलिए फिर तीसरा टॉपिक, हमारा जो टॉपिक थर्ड है वह एप्टीट्यूड है ना। सिविल सेवा में अभिरुचि करके लिखा हुआ है, सिविल सेवा में अभिरुचि। समझो समझो, जब मैं बोलूं तो फिर दिमाग को पूरा फोकस समझने पे लगाओ। एप्टीट्यूड इन सिविल सर्विसेज, सिलेबस का मतलब समझना है। मैंने कहा ना कि कोई भी यूपीएससी आसान है, बस प्रॉब्लम कहाँ पर है कि हर बच्चा जल्दी करना चाहता है सिलेक्शन, हर बच्चा जल्दी तैयारी करके आईएएस बनना चाहता है ना। यदि आप में थोड़ा भी एवरेज माइंड वाले बच्चे हैं आप, और 8 से 10 घंटा पढ़ने के लिए डेली, है ना, एक्स्ट्रॉर्डनरी माइंड नहीं चाहिए, एक आपका एवरेज माइंड बच्चा चाहिए। एक एवरेज माइंड वाले बच्चे हैं और 8 से 10 घंटा डेली पढ़ने की रूटीन बना सकते हैं, और कम से कम 2 साल धैर्य रख करके काम कर सकते हैं, तो आईएएस बनना आसान है। लेकिन हर बच्चा यहाँ पर 1 साल में ही सोचता है कि सब कुछ कर लूं। ठीक है, तो कितना भी इंटेलिजेंट होता है वो 1 साल उसके लिए सफिशियंट नहीं होते, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है ना। हम तो पढ़ा दें 1 साल में, हमारे लिए सिलेबस खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं है ना। हम तो 6 घंटे, 3 घंटे की क्लास को 6 घंटे कन्वर्ट कर देंगे, और जो 2 साल का सिलेबस है 1 साल में कवर हो जाएगा। लेकिन आपको कितना, अभी तो 3 घंटे पढ़ा रहे वो भी कवर नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो 6 घंटे पढ़ाएंगे तो कितना कवर करोगे। तो इसलिए थोड़ा आराम से मैराथन दौड़ लेकर के चलना है, और ये इस तरीके से तैयारी करोगे आराम से जो है तो सिलेक्शन हो जाता है। दिल्ली में भी ये समस्या है, वहाँ पे 95% बच्चे हर कोई जल्दी में है, जाएंगे कोचिंग करेंगे, कई सारी समस्याएं बताएंगे, घर वाले पैसे 1 ही साल के लिए भेजे, ऐसा वैसा। तो भैया घर वाले भेजे इसका मतलब थोड़ी कि यूपीएससी तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा, वो तो जो एग्जाम हो तो एग्जाम रहेगी रहेगी। इन्हीं में तो यहाँ पर इस टॉपिक का मतलब क्या है, एप्टीट्यूड का मतलब क्या समझते हो, है ना। शब्दों को पहले समझना, और शब्दों की मीनिंग आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको सिर्फ एटीट्यूड का मतलब एक थोड़ा सा बता दिया। एटीट्यूड का मतलब एक हो गया आपका जो है नजरिया, व्यू पॉइंट, कि वॉट एवर योर व्यू पॉइंट टूवर्ड्स एनीथिंग, है ना। इट मे बी एनी ऑब्जेक्ट, इट मे बी एनी ह्यूमन बींग, कुछ भी हो सकता है, जानवर हो सकता है, बिल्ली हो सकता है, कुत्ता हो सकता है ना। जो कुत्ता जो प्यार करते हैं, उनको पसंद है, तो उनका एटीट्यूड क्या होता है, पॉजिटिव हो गया। मैं उतना पसंद नहीं करता, ठीक है, तो ठीक है, मतलब नफरत भी नहीं करता, न्यूट्रल भी रहता है, मतलब हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव हो जरूरी नहीं है, कुछ चीज़ों के बारे में न्यूट्रल एटीट्यूड भी हो सकता है ना। जैसे आपका जो है तो ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे एप्टीट्यूड का मतलब क्या हुआ, वो तो अलग हो गया एटीट्यूड और एप्टीट्यूड क्या होता है। जैसे आप लोग के एग्जाम का नाम है सी सेट, सिविल सर्विसेट एप्टीट्यूड टेस्ट, है ना। ये पूरे एग्जाम का नाम ही सी सेट है हमारे, उस वो तो हम लोग एक पेपर बस को सी सेट बोल देते हैं, जबकि आप देखेंगे तो पूरे एग्जाम का नाम ही क्या है आपका, एप्टीट्यूड है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट है। इसके ही प्रीलिम्स, मेंस और आपका क्या होता है, आपका जो है इंटरव्यू, इसी का पार्ट है। इसी में फिर जीएस वाला पार्ट होता है और जीएस 2 वाला पार्ट होता है। तो हम जीएस 2 को क्या बोल देते हैं, प्रीलिम्स में सी सेट बोल देते हैं, जबकि पूरे एग्जाम का नाम ही क्या है आपका जो है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, है ना। हिंदी में अभिरुचि लिखा होगा, अभिक्षमता भी होता है। एप्टीट्यूड का मतलब हिंदी में 2 वर्ड यूज होते हैं, ये भी ध्यान रखना। एप्टीट्यूड एक ही वर्ड है, लेकिन इसके 2 वर्ड, अभिरुचि है, अभिक्षमता। तो अब बताओ एप्टीट्यूड का मतलब क्या होगा, एप्टीट्यूड का एग्जैक्ट मीनिंग आप क्या समझ रहे। हाँ ठीक 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 है, सही समझ रहे हो। और उसको और थोड़ा सा और अमेंड करो, सुधारो। तुम लोग भी बताओ कुछ।
है ना। हिंदी में तो अभिरुचि मतलब डेफिनेटली क्या होता है, किसी न किसी चीज की में रुचि है या नहीं है, किसी चीज में आपका रुचि है या नहीं है, उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड हो रहा है। एप्टीट्यूड, अभिक्षमता परीक्षण का मतलब हर एक काम को करने के लिए एक अलग प्रकार की क्या होती है, क्षमता की जरूरत होती है, एबिलिटी, है ना। हर एक काम को करने के लिए अलग अलग प्रकार की एबिलिटी की जरूरत होती है ना। एबिलिटी मतलब क्षमता की जरूरत होती है, होता है कि नहीं। हर कोई हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता है ना। जैसे तुम लोगों में कई लोगों को खाना बनाना अच्छा लगता होगा, अच्छा खाना बनाते होंगे, कई लोगों को नहीं लगता होगा, है कि। तो एटीट्यूड के संदर्भ में उसको पॉजिटिव या नेगेटिव करेंगे, लेकिन एप्टीट्यूड में क्या होगा, आपकी एबिलिटी है या नहीं है ना। एक तो इंटरेस्ट हो गया, अभिरुचि, तो इंटरेस्ट होगा तभी आप उस चीज को अच्छे से कर पाएंगे, है ना। आप उसको सीखने के लिए क्या रहेंगे, क्यूरियस रहेंगे, लालायित रहेंगे। आ रही ना बस समझ में। तो एप्टीट्यूड का इन वर्ड आपका एक वर्ड में क्या होता है, एबिलिटी, एबिलिटी टू डू एनीथिंग, मतलब एनीथिंग का मतलब समथिंग जो आपका स्पेशल होगा, है ना। हर कोई, जैसे मैंने कहा ना कि कोडिंग, कंप्यूटर वगैरह में मुझे पसंद नहीं था, कंप्यूटर वगैरह में कुछ बैठना और कुछ कंप्यूटर में काम करना, है ना। जैसे कोडिंग वोडिंग समझते हो, कोडिंग वोडिंग क्या होता है, कीड़े मकोड़े टाइप के लिखते रहते हैं, कुछ 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 कुछ, जितने आपके सॉफ्टवेयर्स हैं ना उस कोडिंग से ही बनते हैं। अब उसको देख, जिसका इंटरेस्ट नहीं है तो उसको लगेगा कि पता नहीं क्या कीड़े मकोड़े लिख रहे हैं लोग, टट 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 टट। जैसे मैम, मेरे मैम पढ़ाती है आपकी कोडिंग, पढ़ाती है कोडिंग डिकोडिंग वाली, एमसीए वाली है, तो उसको देख करके मेरा 12 अभी जो बड़ा वाला बेटा है वो अच्छे से अभी खुद से कोडिंग वोडिंग कर लेता है, उसका विजन क्लियर है कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। तो उसका बचपन से आपका एप्टीट्यूड समझ में आ रहा है कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में बन सकता है ना। यदि वो बोले कि मैं प्लेयर बनूंगा लेकिन खेलना पसंद ही नहीं है, तो प्लेयर कैसे बनेगा वो, है ना। तेंदुलकर 10वीं फेल हुआ था, ठीक है, तो पढ़ने में उसका इंटरेस्ट, पढ़ने में एप्टीट्यूड नहीं था उसका, सीधी सी बात है। उसका उसका मेन एबिलिटी किस में थी, क्रिकेट खेलने में थी। अब तेंदुलकर को बोलते कि नहीं तू क्रिकेट मत खेल, जाके लता मंगेशकर टाइप का गाना गा, तो अच्छा कुछ कर पाता है जीवन में, नहीं कर पाता। लता मंगेशकर को बोलते कि नहीं गाना वाना बेकार चीज़ है, तू क्रिकेट खेलो या पढ़ाई लिखाई अच्छे से करो, तो जीवन में सक्सेस हो पाते हैं क्या। तो एबिलिटी का जो संबंध है वह सक्सेस से डायरेक्टली लिंक्ड है। डायरेक्टली क्या है, यदि आप लोगों को पढ़ने वढ़ने का मन नहीं करता है, इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने वढ़ने में, तो यूपीएससी की तैयारी करना बेवकूफ़ी है। क्योंकि यूपीएससी की डिमांड ही है कि आपको 8 से 10 घंटा कम से कम पढ़ने की आदत चेयर में बैठ करके होनी चाहिए, राइट। दूसरा मैंने कहा कि कम से कम 2 साल का धैर्य आपके पास होना चाहिए। यदि ये दो चीज़ आप में नहीं है तो दुनिया या घर वाले के दबाव में आकर के तैयारी स्टार्ट भर भी कर दोगे तो हो सकता है कभी कभी पढ़ेंगे, आपको फर्स्ट कॉन्टेक्ट से इंटरेस्ट आ जाए, बात की बात है, लेकिन आपका मन नहीं है तो संभावना कम है सक्सेस होने की। आपके खुद के मन से ये दोनों क्वालिटी आप में 8 से 10 घंटा आराम से बैठ के पढ़ लेते हो, धैर्य आपके पास है, हड़बड़ी नहीं कर रहे हो, तो पूरे चांस है कि आप धीरे से सही आईएएस बन जाओगे। आई ना बात समझ में। तो यहाँ पे एप्टीट्यूड का मतलब हो गया एबिलिटी का परीक्षण, है ना। मैनेजमेंट के लिए इसलिए अलग अलग एग्जाम्स होती है, कैट कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, मैनेजमेंट वगैरह के संदर्भ में होता है मैट मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, तो सब में एप्टीट्यूड लिखा हुआ है। तो अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग क्षमता वाले लोग चाहिए होते हैं, है ना भाई। तो इसलिए अलग अलग एग्जाम्स होती हैं, तो एक ही एग्जाम लेके सब भर नहीं देते। बैंकिंग के लिए अलग होती है, क्योंकि बैंकिंग में काम करने के लिए एक अलग एबिलिटी चाहिए। आपको प्रशासक के लिए आपका सिविल सर्विसेज के अलग होती है, क्योंकि सिविल सर्विसेज के लिए अलग प्रकार के एक एप्टीट्यूड टेस्ट की जरूरत, एप्टीट्यूड वाले लोगों की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए आपका जो है एप्टीट्यूड टेस्ट हो, जितने भी एग्जाम्स होंगे वो आपका क्या कर रहा है, सिर्फ एंड सिर्फ एप्टीट्यूड टेस्ट कर रहा है। क्वेश्चन पैटर्न अलग अलग होते हैं, बैंकिंग में मैथ्स आएगा डिफरेंट होता है, आपका जो मैथ्स आता है वह डिफरेंट होता है। आ रही ना बस समझ में। तो इस तरीके से तो एप्टीट्यूड मतलब समझ में आ गया, है ना। एबिलिटी, किसी को किसी चीज को करने की क्षमता, एबिलिटी टू डू एनी, आपका जो है एक्ट एनी, आपका जो है फंक्शन एनी ऑब्जेक्ट एनी, आपका जो है वर्क। आ रही बस समझ में। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एप्टीट्यूड कहेंगे। तो एक एप्टीट्यूड वाला टॉपिक है, ये भी साइकोलॉजी का टॉपिक है। ये भी कहा गया है आपका जो टॉपिक थर्ड का संबंध भी किससे, आपका जो है इसका संबंध भी सीधा सीधा साइकोलॉजी से है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से पढ़ोगे तो मज़ा आएगा। और
उसको जीवन में उतारोगे तो और मजा आएगा, फिर जीवन में कोई समस्या नहीं रहेगी। ठीक है, कुछ चीजें जो मत बता रहा हूँ उसको यदि धीरे धीरे करके फॉलो करोगे तो जीवन में सुख और दुख दोनों से मुक्त हो जाओगे, है। क्योंकि सुख की कामना करोगे तो दुख आएगा ही आएगा, और दुख भी उसका पार्ट होगा, लेकिन दोनों से मुक्त हो गए तो ना सुख की कामना नहीं है तो दुख भी आपके पीछे नहीं करेगा ना। सारे दुखों का कारण क्या है कि हम अपने इच्छाओं सुखों के प्रति बहुत ज्यादा भाग रहे हैं, वो नहीं मिला तो दुखी होकर बैठ गए। तो इसीलिए जीवन में न्यूट्रल होकर के काम करना है, खुश हो जाए, सुख और दुख आपके जो है दोनों से न्यूट्रल होकर के। तो तीसरा टॉपिक समझ में आ गया आपका, साइकोलॉजी से है। चौथे में आते हैं, चौथा टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये भी टॉपिक आपका जो है साइकोलॉजी का है, इमोशनल इंटेलिजेंस। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, ये आपके सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, भावनात्मक समझ, है ना। तो यहाँ पे ये टॉपिक भी साइकोलॉजी से लिया गया, मतलब साइकोलॉजी के 3 टॉपिक आपके सिलेबस में, समझ सकते हो, समझ गए ना। साइकोलॉजी से 3 टॉपिक आपके सिलेबस में है, इसका मतलब साइकोलॉजिकल टेस्ट हो रहा है आपका जो कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर भावनात्मक समझ या बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस, तो 2 वर्ड हमारे पास है, एक इमोशन जो आप लोग में कुट कुट के भरा होगा, और दूसरा इंटेलिजेंस, ये भी भरा ही होगा, है ना। तो सबसे पहले इमोशंस का मतलब क्या हुआ, इमोशनल का इमोशंस का मतलब क्या होता है, बताओ अंशिता। आज आपके इमोशंस तो वो हंसने कूदने वाले नहीं दिख रहे, थोड़ा सा शांत और वो दिख रहे हो, घर वाले से डांट खा के आए होंगे। तबीयत खराब है, ठीक है, तबीयत के कारण से इमोशंस इनको क्या हो गया, जो उनका बेसिक नेचर है आराम से हंसते खेलते रहना, वो तबीयत खराब के कारण से इमोशंस आज क्या हो गया, थोड़ा सा शांत हो गया, है कि नहीं, थोड़ा सा मतलब एनर्जी वाला, कम एनर्जी वाला हो गया। तो इमोशंस क्या हो गया, इमोशंस का मतलब फीलिंग्स, है ना। इमोशंस का मतलब क्या हो गया, फीलिंग्स, है कि नहीं, जो हमारी फीलिंग्स है जो महसूस करते हैं, है ना। इमोशंस का मतलब क्या हो गया, फीलिंग्स जो हम महसूस करते हैं वो क्या कहलाते हैं, इमोशंस कहलाएगा, है ना। फीलिंग्स ऑफ, जो महसूस कर रहे हैं, है ना। महसूस आपका खुद के इंटरनल भी हो सकता है कि आंतरिक रूप से, जैसे मैंने कहा तबीयत खराब है इनकी तो थोड़ा सा अपने आप को उतना एनर्जेटिक महसूस नहीं कर रहे, थोड़ा सा सुस्त महसूस कर रहे, है कि नहीं। तो इनका इमोशंस खुद के शरीर खराब होने के कारण से थोड़ा सा आज क्या सुस्त है, किसी अन्य के प्रति भी हो सकता है ना। भास्कर से मिल करके आप लोग या तो खुश महसूस करते होंगे या फिर दुखी महसूस करते होंगे, है ना। डिपेंड करेगा कि भास्कर के साथ आपके संबंध कैसे हैं, भास्कर और आपके बीच में ट्यूनिंग कैसी है ना। आपके विचार और बाकी इनका बिहेवियर आपके प्रति और आपका बिहेवियर इनके प्रति, कई सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी कि भास्कर के प्रति आप भास्कर से मिलने के पश्चात कैसा महसूस करते हैं, है कि नहीं। तो फीलिंग्स किसी अन्य चीज़ के प्रति भी हो सकता है आपका जो है ना, किसी व्यक्ति के प्रति तो रहेगा, जानवरों के प्रति भी हो सकता है कि नहीं। तो वो आपकी फीलिंग्स मतलब हो गया महसूस करना, फील करना। अब बताओ इंटेलिजेंस का मतलब क्या हुआ, शांत नहीं होना, कैसे शांत होना, कैसे शार्प। हाँ वो तो ज़्यादा इंटेलिजेंस वाला व्यक्ति कह सकते, उसको शार्प बोलोगे ना। कम वाला भी तो हो सकता है, इसका मतलब थोड़ी कि कम वाला है इसका मतलब कुछ भी बुद्धि नहीं है उसमें। बुद्धिमत्ता तो है ही है, उसी को डिफाइन करना है कि बुद्धिमत्ता का मतलब क्या है, उसको आपको डिफाइन करना है। नहीं जरूरी नहीं है, कुछ लोग जरूरी नहीं कि इंटेलिजेंट हो लेकिन पढ़ाना उनका इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ाना उनको कई बार हो सकता है ना भी आता हो। कई लोग ऐसे मिलेंगे जो सब कुछ बहुत सारा नॉलेज लगता है लेकिन चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते।
ठीक है, नहीं इंटेलिजेंस का मतलब, और बाकी लोग सोचो ना भाई, तुम लोग उसका चेहरा देख रहे हो, सब लोग को अपना खुद दिमाग भी लगाना है, सोचो। बाकी तो एग्जैक्टली है क्या, ठीक, कुछ कुछ सही है उनका, कुछ कुछ बातें सही हैं। हाँ, वो तो किसी एक्सपर्ट हो जाएगा, वो तो किसी एक, तो एक अलग हो गया ना, तो इंटेलिजेंस का मतलब वो नहीं हुआ कि वो तो किसी फील्ड का पर्टिकुलर एक्सपर्ट हो जाएगा, सिर्फ उस सब्जेक्ट का नॉलेज रखेगा, तो एक्सपर्ट एक्सपर्ट वर्ड है उसके लिए तो। लेकिन यहाँ पे इंटेलिजेंस की बात बताओ। कोई संबंध नहीं, वो तो ठीक है, संबंध नहीं होगा। ठीक है, एक तो, हाँ, वो नहीं, वो भी नहीं होगा, ठीक है, कुछ कुछ आ जाए, लेकिन बताओ और, अंशिता। नहीं, इंटेलिजेंस को सीधा सा मतलब इतना सही होता है, किसी चीज को समझने की क्षमता। इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है आपका, जो है किसी भी चीज को समझने की क्षमता, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, है ना। एनीथिंग, एनीथिंग का मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई घटना हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई चीज हो सकती है ना। सबकी समझने की क्षमता अलग अलग फील्ड में अलग अलग होगी, है ना। मैंने फिर से कहा कि आपका जो है क्षमताएं अलग अलग हो सकती है, कोई कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से समझ रहा है, कोई हिस्ट्री समझ सकता है, कोई आपका तो, लेकिन एक सामान्य स्थिति में आपका जो है कोई भी सिचुएशन होती है तो उसमें सही निर्णय लेने की क्षमता, है ना, सही किसी चीज को समझने की क्षमता, इसी को और कह सकते हो किसी चीज के बारे में निर्णय लेने की क्षमता, सही समझ करके निर्णय लेने की क्षमता, ये सब में अलग अलग दिखाई देती नहीं देती है, निर्णय लेने की क्षमता आपका। आ रही बस समझ में, इंटेलिजेंस का मतलब यहाँ पर क्या है, इंटेलिजेंस का मतलब या इंटेलिजेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि मैथ्स में एक्सपर्ट हो जाएगा वो। इंटेलिजेंट का मतलब हर सिचुएशन में, हर स्थिति में एक सही निर्णय, सही चीज़ों को सही समझने की क्षमता उसमें होनी चाहिए, सिचुएशनल। आ रही बात समझ में, सिर्फ मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री जानना वो तो एक अलग एक्सपर्टाइजेशन हो गया ना, वो नहीं भी समझते हो, लेकिन जीवन में परिस्थितियां अलग अलग आती है, उसको सही तरीके से समझ करके सही निर्णय लेना, वो जिसमें ज़्यादा होगा वो क्या कहलाएगा, ज़्यादा इंटेलिजेंस कहलाएगा। आ रही बस समझ में। और जो नहीं कर पा रहे, नहीं, कई सारे लोग होते हैं निर्णय ले ही नहीं पाते, बहुत सारे आपके आसपास ही मिलेंगे, इतना सोचेंगे इतना सोचेंगे इतना सोचेंगे कि सोच सोच के ही, ठीक है, लेकिन निर्णय नहीं ले पाते। तो एक अच्छा इंटेलिजेंट व्यक्ति कौन कहलाता है, जो हड़बड़ी में एकदम तुरंत निर्णय भी नहीं लेता है और बहुत ज़्यादा सोचने में टाइम वेस्ट भी नहीं करता है, दोनों के बीच की स्थिति, है ना। निर्णय लेने का मतलब क्या होता है कि हम कई सारे हमारे पास अल्टरनेटिव विकल्प होते हैं, उनमें से सबसे बेस्ट विकल्प का चयन करना, है कि नहीं। जैसे कई सारे बच्चे हैं कोचिंग करना चाहते हैं, लेकिन डिसाइड ही नहीं कर पाते, करे ना करे, करे ना करे। जैसे अभी मधु है, अब थोड़ा सा घर में कुछ भी 19-20 प्रॉब्लम तो सबके घर में रहती है। अब घर वाले उसको बोल रहे, पापा से मेरी बात हुई उसके, तो बोल रहे कि वो क्लास करने जाओ, बाकी जो चीज़ें मेरे पे छोड़ दो, वो सर और मेरे बीच की बात है। अब उसके बाद भी सामने वाला अब ये सोच रहा है कि पता नहीं शायद पापा पे बर्डन ना हो जाए, वॉट एवर जो भी है, तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहे, जबकि पापा ने भी समझाया, मैंने भी समझाया कि वो हम लोग के बीच की बात है, बाकी आपको पढ़ने से मतलब है ना। आपके पेरेंट्स ने आपको कह दिया कि आपको पढ़ने से मतलब है, बाकी चीज़ें हम पे छोड़ दो, तो आप तुरंत निर्णय लेकर के, है कि नहीं, पढ़ने में लग जाओ, लेकिन निर्णय नहीं ले पाते कई लोग। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे इंटेलिजेंसी की कहीं ना कहीं क्या कहेंगे हम लोग। और प्रशासक बनने का मतलब ये है कि हर समय आपको कोई ना कोई डिसीजन, छोटे बड़े डिसीजंस लेने का भी, छोटे डिसीजंस होते हैं, प्रशासन का मतलब ही होता है कि आपका जो है प्रत्येक क्षण कोई ना कोई डिसीजन लेना, कोई ना कोई निर्णय लेना, प्रशासन कहलाता है। क्योंकि प्रशासन का मतलब आपको सुबह से लेकर शाम तक हजारों डिसीजंस लेने पड़ते हैं। आ रही बात समझ में। तो इंटेलिजेंस का मतलब क्या हो गया आपका, जो है किसी भी चीज़ को अच्छे से समझने की क्षमता या निर्णय लेने की क्षमता, एवं उसके आधार पर निर्णय लेने की क्षमता, दोनों को एक साथ मिला दो तो इंटेलिजेंस की परिभाषा निकल जाएगी। आ रही है बात समझ में, है ना। अंडरस्टैंड द
बेटर एनीथिंग एंड टेक द डिसीजन, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसके इंटेलिजेंस कहेंगे। अब दोनों को मिला दो तो इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होगा, अब दोनों को मिला के सोचो। अब यहाँ पे इमोशंस भी आ गए और इंटेलिजेंस वर्ड भी आ गया, इमोशनल इंटेलिजेंस, तो मतलब क्या होगा, तो दुखी हो गए। ठीक है, तो ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस उसका अच्छा कहलाएगा जो दूसरों की भावनाओं को भी अच्छे से समझ ले और खुद की भावनाओं पर भी क्या करे, नियंत्रण रखे। तो उन दोनों को बैलेंस बनाते हुए जो सही निर्णय ले सकता है वह उतना ही ज़्यादा क्या कहलाएगा, इमोशनल इंटेलिजेंस वाला व्यक्ति कहलाएगा। आ रही बात समझ में, मतलब खुद की भावनाओं पे नियंत्रण, है ना। जैसे मुझे कोई निर्णय लेना है, कोई गरीब बच्चा आया, फीस नहीं दे पा रहा है ना, तुम एकदम इमोशन में आके नहीं तुम फ्री पढ़ लो, तो मेरा इंस्टीट्यूट चलेगा कैसे, है, मुझे तो रेंट देना है, स्टाफ पेमेंट देनी है, टीचर को पेमेंट देनी है, तो वो निर्णय तुरंत इमोशन में आकर के निर्णय लूंगा वो भी गलत है। आई ना बस समझ में, तुरंत इमोशंस में आकर के निर्णय लूंगा वो भी गलत है, क्योंकि मुझे, हर बच्चा आके बोलेगा मैं गरीब हूँ, ठीक है, मेरे ये करते वो करते, कई लोग ऐसा भी बोलने स्टार्ट कर देते हैं, फिर होते ठीक ठाक है। जैसे मैं दिल्ली में एक दो बार देखा कि एडिडास का जूता पहना है, अच्छी खासी टी शर्ट और पैंट शर्ट पहना हुआ है, जो देख के लगता है कि ब्रांडेड पहना हुआ है, और आकर के सीधा बोलेगा कि मैं गरीब हूँ, ऐसा है वैसा है करके, मतलब जो भी है। तो इतनी समझ हमें होती है कि भैया कपड़े से समझ में आ जाता है, एडिडास का जूता कम से कम 2,000 मिनिमम से स्टार्ट होता है ठीक है, और 50,000 तक भी जूते मिलते हैं। आज तक हम खरीदने जाते हैं तो खरीदने की हिम्मत नहीं हो पाती है ठीक है। एडिडास, नाइकी, इन सब के जूते जो है, समझ रहे हो ना बात जो है। और वो बच्चा आकर के जो एडिडास का, ठीक है, हालांकि अब एडिडास के मेरे ख्याल से डुप्लीकेट तो नहीं आते हैं, आ भी सकते होंगे, डुप्लीकेट पहना होगा तो बात अलग है। लेकिन मेरा दिमाग तो इतना ही कहेगा कि एडिडास का जूता पहना हुआ व्यक्ति आके बोले कि मैं गरीब हूँ, तो नहीं मानूंगा, सीधी सी बात है, इतनी इंटेलिजेंसी मेरी में होनी चाहिए। और दूसरों के इमोशंस को भी समझना कि ठीक है, सामने वाला थोड़ा सा कमजोर परिवार से किसान का बेटा है, तो उसको ये नहीं कि उसके इमोशंस को ना समझो और बोलो कि नहीं मैं नहीं पढ़ा सकता, वो भी गलत है। तो कहीं ना कहीं एक इमोशनल इंटेलिजेंस व्यक्ति क्या कहेगा कि दोनों के बीच का रास्ता निकालता है कि ठीक है, अब कैसे क्या हो सकता है, बैठ करके बात करते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस वाला व्यक्ति बोलेंगे। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या हो गया कि खुद के भावनाओं पे नियंत्रण, जो बहुत जरूरी है, एवं दूसरों के भावनाओं को समझते हुए निर्णय लेना, यानी खुद की भावनाओं एवं दूसरे की भावनाओं दोनों को समझते हुए निर्णय लेने की क्षमता। आगे बस समझ में कि एबिलिटी, लिखो लिखो भाई, एबिलिटी, एबिलिटी टू टेक डिसीजन विथ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशंस ऑफ इट सेल्फ, मतलब खुद का ओन सेल्फ एंड आपका जो है सेकंड पर्सन। आ रही बात समझ में। तो मोदी जी सबसे बड़े आज की डेट में इंडिया में इमोशनल इंटेलिजेंस वाले व्यक्ति है, समझ गए, क्योंकि वो जनता की भावनाओं को समझ करके और खुद की भावनाओं पे कंट्रोल करके, आप क्या जो पिछले 10 सालों से 2 बार चुनाव जीत करके प्रधानमंत्री, है ना, जहाँ जिस राज्य में जाएंगे वहाँ के 2 वर्ड सीख लेंगे, छत्तीसगढ़ आएंगे तो जय जोहार सीख लेंगे, है ना। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा इमोशनल अटैचमेंट आ जाता है लोगों का वहाँ की चीज़ों को देख करके। तो ये चीज़ें राहुल गांधी में नहीं है, ये चीज़ें जो है राहुल गांधी में नहीं है। तो इसीलिए उनको कई सारी समझ है ही नहीं वास्तव में कैसे पब्लिक को डील करना, पब्लिक क्या चाहती है ना। मतलब ये समझ में नहीं आता इन लोग को कि हिंदू बहुल राष्ट्र में है और हिंदुओं को, हाँ, उसके अगेंस्ट जा करके तुम चुनाव कैसे जीतोगे, इतनी समझ तो होना ही चाहिए, लेकिन पता नहीं,
ठीक है, सिर्फ विरोध करने के नाम से, विरोध करने के उद्देश्य से, फिर तो इस कारण से कहीं ना कहीं दुर्गति हो रही है। इतनी समझ सिंपल सी होनी चाहिए, लेकिन आदमी क्या कभी कभी एकदम जो अच्छी चीज़ है उसको देख नहीं पाता है, और विरोध करने के नाम से, है ना, हर व्यक्ति का विरोध करना, जैसे आप किसी का विरोध करना चाहते हो, उसमें कुछ अच्छाइयाँ उसको भी थोड़ा सा लेकर के चलो, लेकिन विरोध करने में इतने अंधे हो जाते हो कि उनकी अच्छाइयों को, उन अच्छाइयों का भी विरोध करना स्टार्ट कर देते हो, तो फिर समस्या आना स्टार्ट हो जाती है ना। अब देश के लिए जो भी सैनिक जान दे रहे, किसी भी पर्पज से दे, लेकिन उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाना बेवकूफ़ी है। लेकिन ये सब राहुल गांधी, केजरीवाल जैसे लोगों ने वहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगाया था। तो ये इतनी समझ होनी चाहिए, तो उसका नुकसान कहने के भुगतना पड़ता है। तो ये वर्ड समझ में आ गया आपका। तो इमोशनल इंटेलिजेंस वर्ड आएगा तो समझ जाना कि हम अपनी खुद की भावनाओं पे नियंत्रण, और साथ ही साथ दूसरे की भावनाओं को समझते हुए निर्णय लेने की क्षमता, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो आप लोगों के लिए टॉपिक क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आप भी जब कल के दिन में प्रशासक बनोगे तो आपको पब्लिक के साथ डील करनी है, नेताओं के साथ डील करनी है कि नहीं। तो पब्लिक में हजार प्रकार के, अलग अलग प्रकार के लोग आएंगे, तो इस कारण से आप जितने अच्छे इमोशनल इंटेलिजेंस वाले होंगे उतना ही निर्णय आप सही ले पाएंगे। मंत्रियों के साथ दबाव रहेगा, तो दबाव में आकर के निर्णय लोगे वो भी गलत है, उनका विरोध करोगे वो भी गलत है, क्योंकि उनके साथ मिलके ही काम करना है। तो एक इमोशनल इंटेलिजेंस वाला व्यक्ति क्या करता है कि हाँ ठीक है सर, हो जाएगा, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है, ऐसा वैसा। इसको हम लोग डिप्लोमेटिक अप्रोच बोलते हैं, कि डायरेक्टली ना भी ना बोलना और डायरेक्टली हाँ भी ना बोलना, है कि नहीं। तो इस तरीके से काम चलाने वाले होते हैं, किंतु कई लोग डायरेक्टली विरोध करने लगते हैं, तो फिर उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि नहीं। करो अपने मन की, लेकिन घर वाले जैसे तुम लोग को, है ना, कई सारी चीज़ें मना करते होंगे, लेकिन तुम उनकी बातों को डायरेक्टली मना करोगे तो वो है ना, अब जो भी है मतलब तुम्हारे विरोध में आ जाएंगे। तो एक अच्छा इमोशनल इंटेलिजेंस यदि आप में है, तो थोड़ा सा उनके साथ उनकी बातों को उन ऐसा फील हो कि मान भी रहे हैं, और अपनी मर्जी का भी जहाँ पे करना है थोड़ा सा कर लेते हैं। जो समझदार लोग होते हैं ऐसे ही करते हैं, है कि नहीं। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि एकदम विरोध करने के नाम से विरोध करने पर उतर आते हैं, तो फिर वो घर में तनाव की स्थिति बन जाती है। तो एक इमोशनल इंटेलिजेंस वाला व्यक्ति वो होता है जो उनका डायरेक्टली, एक तो ईगो, हमेशा आदमी, हर कोई व्यक्ति ईगोइस्टिक है। जो सबसे बड़ा जीवन में समस्या लोगों की क्या है, हर किसी व्यक्ति की है ना। आजकल तो ईगो का मतलब होता है अहंकार, घमंड। तो अहम से हर कोई भरा हुआ है, और ये सबसे बड़ी समस्या की जड़ है। कोई किसी की बात, अच्छी बात है तो भी नहीं मानना चाहता, नहीं सुनना चाहता। उनको लगता है कि नहीं, मैं क्यों मानूं, भले मालूम है कि सामने वाला सही बोल रहा है ना। तो हम में भी ईगो होता है, बचपन तुम लोग में भी ईगो है। तो पेरेंट्स की बातों को लगता है कि नहीं, मेरा अपने फ्रीडम को इन लोग क्या कर रहे हैं, बाउंड कर रहे हैं, तो तुरंत उसके अपोज में आ जाते हैं कभी कभी हम लोग। तो एक अच्छा व्यक्ति है कि ठीक है, उन लोग बोल रहे तो उनकी भी बात सुनो, सोचो समझो कि सही बोल रहे कि गलत बोल रहे। और मैंने आपको कहा था कि दुनिया में सिर्फ दो ही व्यक्ति है जो आपका भला चाहते हैं, एक पेरेंट्स और दूसरा टीचर, है ना। दुनिया में दो ही व्यक्ति है, बाकी पे आप क्वेश्चन मार्क हमेशा बना रहेगा कि आपके दोस्त क्या चाहते। दोस्त तो हमेशा जलन होती है जब आप तरक्की करोगे तो, ना। 3 इडियट्स देखा है ना भाई, 3 इडियट्स मूवी में क्या कहता है कि फेल हो, हाँ, खुद के फेल होने से उतना दुख नहीं होता, लेकिन दोस्त टॉप कर जाए तो ज़्यादा दुख होता है। ये ह्यूमन बींग का नेचर है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि पेरेंट्स और टीचर्स, इन दो चीज़ों पे कभी शक नहीं करना। उनकी व्यवस्था पे मान के चलना, परमात्मा की व्यवस्था, है ना। ठीक है, पेरेंट्स कई बात, कई चीज़ें होती है समय के साथ उस नहीं, उनकी भी एक समझ होती है, वो भी हमेशा सही हो गलत नहीं है, सही नहीं है। टीचर भी 100% अपनी जगह गलत हो, सही हो, पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो आपका गलत नहीं चाहेगा, वो जो भी सलाह देगा वो अपनी समझ, जितनी समझ उसके हिसाब से देगा, सीधी सी बात है। तो उसको तुरंत मना मत करो, सोचो समझो, और लगे कि जो बात मानने लायक है उसको मानो, नहीं मानने लायक है तो फिर अपने हिसाब से उसको क्या कर सकते हो, चेंज करके अप्लाई कर सकते हो। लेकिन तुरंत विरोध कर देना, उनको फिर लगता है कि फिर टकराव बढ़ जाता है, फिर उसके कारण क्लैश होता है, फिर कई सारे टेंशन तनाव होता है आप कह जो। तो इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस वाला व्यक्ति बनना है। आधी बात समझ में, आज के बात समझ में आ गया ना, कि घर वालों को भी कैसे हैंडल करना है, कि उनकी बातों को भी सुनो। हाँ हाँ मम्मी ठीक है, मैं देख लूंगी। करो अपने मन की बात में, मतलब गलत मत करो। करो अपने मन की का मतलब है कि गलत तो करना ही नहीं है ना। गलत करोगे तो आज नहीं तो दुष्परिणाम
है ना, वो कभी आपको थोड़ी देर के लिए सुख दे देगा, लेकिन उसका लंबे समय तक देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं, है कि नहीं। तो ये चीज़ें होती है, यदि कोई गलती से गलती हो भी गई तो चुपचाप बैठ करके बता दो, दो चार थप्पड़ भी खा सकते हो, दो चार गाली भी खा सकते हो, चलेगा। लेकिन उसके कारण से कोई बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि पेरेंट्स के पास उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अनुभव ज़्यादा है, आपसे ज़्यादा है, तो रास्ता निकाल लेंगे। आई ना बात समझ में। तो इस तरीके से है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो ये भावनात्मक एक टॉपिक है साइकोलॉजी का, ये आप लोगों के सिलेबस में क्यों डाला है समझ में आ गया। क्योंकि आप जो है अपनी भावनाओं में बह करके निर्णय न ले, क्योंकि आप व्यक्ति यदि अपनी भावनाओं में बह करके निर्णय ले गए तो फिर निर्णय सही नहीं हो सकता है। तो ये टॉपिक नंबर 4 हो गया। अब आ जाओ टॉपिक नंबर 5। तो टॉपिक नंबर 5 में ये पूरा का पूरा बहुत सारे थिंकर्स के बारे में आपको पढ़ने, ये फिलोसफी का टॉपिक है, सीधा लिखा ही है दार्शनिकों के योगदान, भारत और विश्व के नैतिक, इंडिया और वर्ल्ड, हाँ इनके नैतिक विचारक, नैतिक दार्शनिक विचारक के बारे में पढ़ना है। मतलब इसमें गांधी जी, अंबेडकर, गीता वीता सब पढ़ेंगे हम लोग, इंडिया में पढ़ेंगे तो वर्ल्ड में थोड़ा बहुत सुकरात, अरस्तु, इन सब है ना। गैलीलियो तो साइंटिस्ट था, विचारक नहीं था। हाँ, अरस्तु है, सुकरात है, प्लेटो है, और बहुत सारे थिंकर्स वर्ल्ड के भी पढ़ेंगे, अब्राहम लिंकन है ना, मार्टिन लूथर किंग है। तो ये, हाँ ये इंडिया में पढ़ेंगे, है ना। आपका नव्य वेदांत करके हम लोग उसको देखेंगे। तो ये टॉपिक नंबर 5 का जो सीधा संबंध है फिलोसफी से है इनके। हाँ, एथिकल फिलोसफी मतलब एथिक्स वाला पार्ट पढ़ेंगे, उनकी बाकी फिलोसफी नहीं पढ़ेंगे, एथिक्स एथिकल फिलोसफी से है कि इन्होंने कुछ अच्छे विचार दिए, जीवन को कैसे जीने, कब कहाँ कैसे निर्णय लेने, जैसे आपका चाणक्य, कौटिल्य ने, है ना, प्रशासन के संदर्भ में कई सारे विचार दिए, एक अच्छे राजा को क्या, किस तरीके से निर्णय, कब कैसे निर्णय लेना चाहिए। तो इन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे। आ रही बात समझ में। तो ये इसमें ये वाला टॉपिक फिलोसफी का हो गया। फिर 6वां नंबर का टॉपिक है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है, जो आपके प्रशासक बनने के बाद काम आएगा। तो टॉपिक 6 है आपका जो है, टॉपिक 6 है आपका लोक प्रशासन में लोक सेवा, मूल्य तथा नीति शास्त्र, एथिक्स। तो ये आपके जो प्रशासक बनो जाओगे तो सिविल सर्वेंट्स के लिए कौन कौन से प्रशासनिक मूल्य या प्रशासनिक मूल्य, एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यूज आपको क्या करना है, फॉलो करना है, या एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यूज है जिसको जो है आप यदि सिविल सेवा मूल्य जिसको कहा गया है, पब्लिक सिविल सर्विसेज वैल्यूज। तो कल के दिन में आप बनोगे तो वही आपको, आपसे हम उम्मीद क्या करते हैं, जनता आपसे क्या उम्मीद करेगी कि आप ऑनेस्ट हो, इंटीग्रिटी वाले हो, प्रोबिटी वाले हो, है कि नहीं। आप कोई भी काम करें तो आपके कार्यों में ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शिता हो, है कि नहीं। आप से क्या उम्मीद करेगी जनता जो है, कि आप कोई भी काम करें तो उसके लिए अकाउंटेबल हो, जवाबदेह हो। मतलब सड़क यदि टूटी हुई है तो उसके लिए कोई ना कोई क्या होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए, कि भाई अभी भी नया सड़क बनाया था, टूट कैसे गई जल्दी से, तो आपको जवाब देने वाला होना चाहिए कि हाँ बाई मिस्टेक या करप्शन किया इसके कारण से जल्दी टूट गई। तो कोई एक्सेप्ट नहीं करता है ना। गड्ढे खोद के रख देते हैं, कोई बच्चा गड्ढे में गिर करके मर जाते हैं, लेकिन कोई जवाब देने वाला नहीं होता है। अभी जो है ट्रेन के बीच में दब के एक आदमी मर गया, किसकी गलती थी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। किसी न किसी की तो ह्यूमन गलती हुई होगी, वहाँ पे जो है कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ होगा, और बेचारे की न चाहते हुए भी जान चली गई, है कि नहीं। तो ये तो इसके लिए अभी तक कोई अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया हुआ है। तो इस तरीके से तो प्रशासनिक मूल्य, लोक सेवा मूल्य का मतलब हम सब के बारे में पढ़ेंगे, है ना। अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी, फिर आपका क्या बोलते हैं, आपका जो है बहुत सारे वैल्यूज में और आएंगे आपके, ठीक है। और क्या वैल्यूज आएंगे आपके एडमिनिस्ट्रेटिव में, सिलेबस में दिया ही होगा वैसे तो बहुत सारे। तो ठीक है, तो ये सब वर्ड्स आपके आएंगे किसमें, आपका जो है लोक सेवा मूल्य में आएंगे। आ रही बात समझ में। तो ये पबेट का टॉपिक है, लोक प्रशासन सब्जेक्ट से लिया गया है, लोक प्रशासन से या एथिक्स में ही, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स से लिया गया है।
आगे बस समझ में। तो एक टॉपिक ये हो गया। फिर लास्ट वाला टॉपिक है शासन व्यवस्था में ईमानदारी। तो ये भी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स से लिया गया टॉपिक है, शासन व्यवस्था में ईमानदारी। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक का नाम ही है कि आप जब कल के दिन में प्रशासनिक अधिकारी बनो तो आपसे क्या उम्मीद करते हैं हम लोग, जो है कि आप ईमानदार होकर के शासन व्यवस्था में ईमानदारी, इंग्लिश वर्ड लेकिन यहाँ पर प्रोबिटी इन गवर्नेंस है ना। ईमानदारी के लिए ज़्यादा अच्छा वर्ड है सुचिता, है ना। यहाँ पे इंग्लिश वर्ड है प्रोबिटी, प्रोबिटी इन गवर्नेंस, प्रोबिटी इन गवर्नेंस। तो ये तीन वर्ड हमारे लगभग सिनोनिम्स के रूप में रहते हैं, लेकिन तीनों में थोड़ा सा अंतर है। जैसे मैंने कहा था ऑनेस्टी, एक होता है इंटीग्रिटी, और एक होता है आपका प्रोबिटी। इंटीग्रिटी और एक होता है आपका प्रोबिटी। हिंदी में इसका तो ईमानदार है कि नहीं, इसका है सत्यनिष्ठा, और इसके लिए जो वर्ड यूज होता है वह सुचिता। बुक में आपका ईमानदारी ही लिख दिया, नोट्स सिलेबस में बात अलग है, लेकिन इसका एग्जैक्टली वर्ड क्या है आपका, जो है सुचिता। शासन व्यवस्था में सुचिता, है ना। हो सकता है रियल सिलेबस सुचिता लिखा हो, ट्रांसलेशन हुआ होगा तो। ये तीनों वर्ड्स मिलते जुलते हैं, लेकिन तीनों में डिफरेंस क्या है, तो ये दोनों में डिफरेंस बताया था मैंने, ईमानदारी और इंटीग्रिटी में क्या डिफरेंस है ना। ईमानदारी का मतलब है कि हम दूसरे के कॉन्टेक्स्ट में क्या रहते हैं आप, क्या जो बेईमानी नहीं करती। ईमानदार का मतलब बेईमानी ना करना। ईमानदार की डेफिनेशन क्या होगी कि किसी के साथ चीटिंग ना करना, तो वो ईमानदार कहलाएगा। तो ईमानदारी का हम दूसरे के कॉन्टेक्स्ट में करते, जैसे मैंने कहा ना कि मैं एग्ज़ाम यहाँ पे नहीं हूँ तो आप लोग चुपचाप ने अपना पेपर सॉल्व करते हो, लेकिन जैसे बाहर से चला गया तो एक दूसरे से डिस्कस करके किसका क्या आंसर होगा, तो आप ईमानदार तो हो लेकिन इंटीग्रिटी वाले नहीं हो, क्योंकि दूसरों को दिखाने के लिए आप अभी क्या कर रहे हो, ईमानदारी दिखा रहे हो। लेकिन इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि जब कोई ना भी देख रहा हो तब भी ईमानदार बने रहेगा, तब वह स्थिति क्या कहलाता है आपका, जो है जब कोई ना भी देख रहा हो तब भी ईमानदार बने रहना, है ना। जैसे एग्ज़ाम होती थी, मेरे पापा टीचर थे, प्राइमरी टीचर, बाद में फिर तो उनकी ड्यूटी लगती थी, तो कभी मेरे रूम में नहीं आते थे वो, है ना। चाहे तो आगे दो चार क्वेश्चन चुपचाप बता भी देते तो किसी का कुछ नहीं जाता, लेकिन वो मेरे जहाँ मेरा मेरा होता था वहाँ कभी भी वो नहीं आते थे। और आज तक मुझे याद नहीं कि उन्होंने कभी एग्ज़ाम में आके मुझे एक आध क्वेश्चन सही करवाया हो, मेरे पापा, समझ गए। तो वो इंटीग्रिटी वाले व्यक्ति थे, जबकि करवा भी देते थे, ना कोई देखने वाला था ना कोई भी नहीं था, है कि नहीं। हेडमास्टर उनसे बड़े वाले थे तो दोस्ती थे, थोड़ी मना करते कि बेटा को बता रहे तो। लेकिन कुछ टीचर ऐसा करते भी थे, अपने बच्चों को थोड़ा बहुत जाके बताते भी थे। कुछ टीचर लोग ऐसा करते थे, उनका बेटा दे रहा है, मालूम है कि गधा है, पास नहीं हो पाएगा, तो बताते थे। लेकिन मेरे पापा को विश्वास था कि ये बिना बताए भी पास हो जाएगा, है कि नहीं। तो कभी उन्होंने, वो तो मेरे कमरे में घुसते भी नहीं थे कभी, जब तक 3 घंटा है, फिर 2 घंटे का पेपर है तो कभी घुसते भी नहीं थे। तो वही चीज़ हमने भी सीखी आपका, जो है कहीं ना कहीं उनको देख करके कि हमें अपने प्रति, जबकि आपका जहाँ गलत किया तो उतना ही थप्पड़ खा जितना कि दूसरा बच्चा खाता है तो उससे ज़्यादा खाते थे है ना। गलती करते थे तो ज़्यादा थप्पड़ खाते थे बाकी बच्चों की तुलना में, ठीक है। तो ये इस तरीके से परवरिश हुई हम लोग को, जो है। तो लेकिन उसका फ़ायदा ये कि आज हम कहीं ना कहीं वो बचपन में जो वैल्यूज़ दिए गए उसके कारण से मैं लगभग 6वीं क्लास से बाहर रहा हूँ, 6वीं क्लास से बाहर रहा हूँ। 6वीं क्लास का मतलब कितना एज होता है, लगभग 11-12 साल, 11-12 भी नहीं होगा। 6वीं का मतलब लगभग मान के चलो 6-6-12, 11-12 साल, 12 साल का था तब से बाहर हूँ, ठीक। हॉस्टल में था, फिर वो भी आदिवासी हॉस्टल में। लेकिन आज तक मेरे में कोई गलत आदत, सिगरेट बीड़ी ये सब गलत आदत कुछ भी नहीं है। तो बचपन में ठोक पीट करके जो सिखाया गया था वो हमेशा पीछे से आवाज़ आती है कि नहीं गलत काम नहीं करना है। तो ये परवरिश का एक महत्वपूर्ण रोल होता है, और वो भी गलत काम नहीं करते, लेकिन मुझे सिखाते कि गुटखा तंबाकू नहीं खाना, और खुद खाते रहते पापा, तो शायद मैं नहीं सीख पाता। लेकिन वो भी कभी भी आज तक उन्होंने कभी, ठीक है, किसी चीज़ को छुआ तक नहीं, सुपारी भी नहीं खाते वो। सौंफ इलायची कभी खा ले कहीं गए तो बात अलग है, अपने से नहीं खाते, किसी मेहमान उमान गए दे दिए तो इलायची सौंफ उठा लेंगे। तो
कहीं ना कहीं पेरेंट्स को हम ऑब्जर्व करके देख करके बड़े होते हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट हमारा उन्हीं का होता है। तो यदि वो नैतिक नहीं है तो आप नैतिक बनने की संभावना कम रहेगी। हाँ, कुछ गलत चीज़ें उनकी आदत थी उनकी, तो वो इनडायरेक्टली हमने समझे कि बड़ा होने के बाद कि नहीं, पढ़ने के बाद फिर कुछ अलग एक्स्ट्रा ज्ञान मिलता है टीचर से या बुक से मिलता है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम कुछ गलत लगता है तो उनका विरोध भी करते हैं, है ना। जितना बहस मैं पापा से करता हूँ, मम्मी डर जाती है कि आपस में लड़ रहे हैं। मैं बोला कि हम गलत है तो उसको गलत है, चाहे आप हो चाहे कोई भी हो ना। अब इतनी समझ तो हमें भी आ गई है कि क्या, तो मैंने लॉजिकली बात करो। यदि आप लग रहा है कि आप प्रूफ हो सिर्फ आप बड़े हैं करके ही सही है, वही भी नहीं हो सकता है। आप लॉजिकली प्रूफ करो उसको। तो डिस्कशन चलते रहता है, और उनको भी पता है कि कई चीज़ें गलत होती है, तो फिर बाद में वो भी स्वीकार कर, मतलब ऐसे सामने नहीं मानेंगे क्योंकि ईगो है, लेकिन पीछे देखा है कि वो सुधार कर लेते हैं धीरे से जो है। तो एनीवे, तो ये इंटीग्रिटी हो गया। अब यहाँ पे प्रोबिटी का मतलब क्या होगा? प्रोबिटी, तो प्रोबिटी भी जो है, ये जो प्रोफेशनल लाइफ में इंटीग्रिटी होती है उसको कहते हैं हम लोग प्रोबिटी, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी। प्रोफेशनल इंटीग्रिटी, व्यवसायिक सत्यनिष्ठा, मतलब ये कि हर प्रोफेशन का अपना क्या होता है, एथिक्स होता है, इंटीग्रिटी होती है। जैसे डॉक्टर है, तो डॉक्टर जब कोर्स खत्म होता है तो उनको बकायदा ओथ दिलाया जाता है, शपथ दिलाई जाती है कि मैं अपने नॉलेज का गलत उपयोग नहीं करूंगा। नहीं तो खोल लिया आपका कि ये कुछ खराब है, एक आध निकाल ली किडनी विडनी, ऐसे कुछ है गिने चुने, है ना। करप्शन करप्ट डॉक्टर भी मिलेंगे, 10% होंगे, है ना। 10% भी ज़्यादा है, 5% होंगे, 95% तो ईमानदारी से काम, है ना, थोड़ा बहुत करेंगे 19-20, लेकिन ये नहीं कि किडनी निकालते बैठेंगे हर किसी का, तो डॉक्टर पे कोई विश्वास ही नहीं कर पाएगा। तो उनका मेडिकल एथिक्स, प्रोफेशनल अपने अब कोई जानता तो है नहीं भाई, हम तो कुछ नहीं जानते, दवाई लिख रहे हैं, अब हमें दवाई के बारे में थोड़ी पता है कि एग्जैक्टली क्या सही है क्या गलत है, विश्वास पूरा करना पड़ता है। तो यदि वो अपने इंटीग्रिटी से काम नहीं करेंगे, है ना, सिर्फ ऑनेस्ट होंगे तो काम नहीं चलेगा। इंटीग्रिटी से काम करते कि इस दवाई जो लिख रहा हूँ सामने वालों को जानबूझ करके नुकसान नहीं होगा, तो ना जानबूझ करके पॉइजन भी लिख के दे सकते तुम्हें जो, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि खाए और निपट लिए है कि नहीं। तो बाद में जब जांच वाच होगी तो पता चलेगा, बात अलग है ना। तब तक आप पहुंच चुके होंगे। तो हर किसी का एक एथिक्स होता है ना। जैसे सीए है या वकील है, तो तुम्हारा मेरे कोई वकील है तो मेरी चीज़ें दूसरे वकील को बता देगा तो केस गड़बड़ हो जाएगा। तो उसका एक एथिक्स है कि अपनी जो जो उसका जो क्लाइंट है उसकी चीज़ें किसी और को ना बताए। मैं टीचर हूँ तो मेरा अपना प्रोफेशनल एथिक्स है कि जो मैंने आपको एडमिशन लेते समय प्रॉमिस किया उसको क्या करूँगा, कहीं ना कहीं आप क्या जो फुलफिल करूँ, ये मेरा प्रोफेशनल एथिक्स रहेगा। तो तो अब हर कोई है या नहीं वो बात की बात है, लेकिन जब अपने प्रोफेशन को लेकर के पूरा इंटीग्रिटी शो करता है कोई व्यक्ति, तो वह क्या कहलाएगा, आपका जो प्रोबिटी वाला व्यक्ति कहलाता है। जैसे आप लोग कल के दिन में आईएएस बनोगे, तो आप लोग प्रोफेशनल रूप से आपको जनता की सेवा करना है, 1 रुपया भी इधर से उधर नहीं करना है, जनता का पैसा है। तो यदि आप ईमानदारी से काम करते हैं, ईमानदारी का ऊंचे लेवल से काम करते हैं, है ना, जहाँ पे जरूर, जैसे गाड़ी होती है गवर्नमेंट की, तो कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो उस गाड़ी का पर्सनल यूज नहीं करते हैं, तो वो प्रोबिटी वाले व्यक्ति कहलाएंगे, है ना। लेकिन बाकी लोग तो आराम से धड़ल्ले से उसी गाड़ी से आपका बच्चे को स्कूल छोड़ने जाया जा रहा है, तो वो इंटीग्रिटी अभी उतनी है, लेकिन उसको हम इग्नोर भले कर सकते हैं, लेकिन इंटीग्रिटी अब इसमें है नहीं बोल सकते हो। तो कुछ ऐसे लोग मिलेंगे आप जब जाओगे फील्ड में, एक आध दो ही मिलेंगे कि जो गवर्नमेंट है तो 1 रुपया भी गवर्नमेंट का, है ना, एक आलपिन भी यदि घर ले जाना है तो थोड़ा सा सोचेंगे कि गवर्नमेंट के आलपिन है, मैं घर में यूज नहीं करूँगा। मतलब 1% ही लोग ऐसे मिलेंगे, आज भी मिलेंगे। तो वो व्यक्ति क्या कहलाएंगे, आपके प्रोबिटी वाले व्यक्ति कहलाते हैं। आ रही बात समझ में? तो तीनों में संबंध क्या हो गया, ये छोटा 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 रूप है जो सबके लिए है, ये उससे बड़ा है, और जब इसी को प्रोफेशन में कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा। आगे बात समझ में? तो गोला कैसे बनेगा, प्रोबिटी का बड़ा गोला बनेगा कि किसका बनेगा, प्रोबिटी का बड़ा बनेगा? नहीं, इंटीग्रिटी का बड़ा बनेगा, है ना। इंटीग्रिटी का बड़ा बनेगा, इंटीग्रिटी का वाला व्यक्ति होगा तो ऑनेस्ट तो होगा ही होगा, है कि नहीं।
और इंटीग्रिटी का एक पार्ट क्या हो गया आपका, जो प्रोफेशनल एथिक्स है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे आपका जो है प्रोबिटी। तो इंटीग्रिटी बड़ा गोला हो गया है ना, इंटीग्रिटी आपका एक बड़ा गोला हो गया। अब इंटीग्रिटी वाले पर्सनल लाइफ, जैसे प्रोफेशनल लाइफ में भी इंटीग्रिटी वाले है, लेकिन हो सकता है पर्सनल लाइफ में ना भी हो, उल्टा भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ में इंटीग्रिटी वाले हो लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में ना हो, ये भी हो सकता है ना। आप जनता के लिए अच्छा काम कर लेकिन घर में पता चले खड़ूस टाइप के इंसान हो ये भी होता है, कई लोग ऐसे भी मिलेंगे जो बाहर ऐसे मिल जाएंगे, जो बाहर तो लोगों की में अच्छी इमेज है उनकी, लेकिन घर में जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के पर्सनल होते हैं आपके जो है, तो ऐसे भी मिल जाते हैं। तो ये वाला गोला बनेगा इंटीग्रिटी बड़ा गोला, उसके अंदर कभी ऑनेस्टी वगैरह आ जाएंगे आपके जो। तो एक टॉपिक ये वाला हो गया, क्लियर पॉइंट। इसमें जो भी टॉपिक दिए पढ़ेंगे आपके। और लास्ट जो टॉपिक है टॉपिक 8, वो केस स्टडी, और 50% क्वेश्चन इसी पर आते हैं, ध्यान रखना 50% क्वेश्चन किस पर आते हैं, केस स्टडी बेस्ड आते हैं। आपकी केस स्टडी दे दी रहेगी कि आप यहाँ के एसडीएम हैं ये या कलेक्टर है, यहाँ ये सिचुएशन सामने आपके आ गई, तो आप क्या निर्णय लेंगे, क्यों लेंगे, उदाहरण से एक्सप्लेन कीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन। तो इस पेपर में जीएस पेपर 4 में 50% क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड ही आएंगे। आगे बस समझ में, 50% क्वेश्चन क्या आएंगे आपके जो है केस स्टडी बेस्ड ही आएंगे। और केस स्टडी बनेगी तब जब हम पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे, तो सिलेबस की जब समझ विकसित हो जाएगी तब जाकर के केस स्टडी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई ना बस समझ में। तो हम अप्लाई करेंगे कहाँ पे, कैसे क्या निर्णय लेंगे, जब तक आपका पता ही नहीं होगा कब कौन सी सिचुएशन में कैसे निर्णय लेना है। तो पूरा कॉन्सेप्ट जब पूरे सिलेबस का अच्छे से हो जाएगा तो फिर केस स्टडी सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे उसको अप्लाई करते हुए। आ रही ना समझ में। तो इस तरीके से तो 50% क्वेश्चन ये केस स्टडी बेस्ड रहेंगे, और बाकी जो 50% क्वेश्चन है वो थ्योरी, जो पीछे ऊपर की 7 टॉपिक की थ्योरी दी गई है उस पर बेस्ड रहेंगे। आ रही बात समझ में। और इसमें जो केस स्टडी ज़्यादा जो आती है वो टॉपिक नंबर 6 और 7 से आती है। केस स्टडीज जो ज़्यादा आती है वह किससे आती है आपकी, जो टॉपिक नंबर 6 और 7 जो एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यूज है उससे जोड़ करके आती है। आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से ये सिलेबस को आपको, तो आज हमने या कल, आज और कल की क्लास में कुछ वर्ड्स की मीनिंग समझी हमने, है ना। एथिक्स क्या होता है डिटेल तो पढ़ेंगे, वैल्यू की परिभाषा बता दी मैंने, है ना। कल बताया था वैल्यू क्या होती है ना। मोरालिटी या नैतिकता की परिभाषा बता दी थी मैंने, नैतिकता क्या होती है। आ रही बात समझ में। आज हमने 2-3 वर्ड देखे, एटीट्यूड की परिभाषा, एटीट्यूड क्या होता है समझ में आ गया होगा, एप्टीट्यूड क्या होता है समझ में आ गया होगा, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है कि नहीं। तो ये कुछ मीनिंग्स है जिसको आपको ध्यान में रखना है। ये आगे वर्ड आते रहेंगे, कहीं पे एटीट्यूड लिखा रहेगा, एप्टीट्यूड लिखा रहेगा, इमोशनल इंटेलिजेंस लिखा रहेगा, तो ये थोड़ा सा। और एक और वर्ड है कंसाइंस, जो आपका बीच में आते रहेगा, कंसाइंस अंतरात्मा। तो अंतरात्मा क्या होती है जानते हैं आप लोग जो है। तो अंतरात्मा के बारे में सोच के आना कि अंतरात्मा क्या होती है, ठीक है। तो ये एक मीनिंग। फिर हम लोग सिलेबस स्टार्ट करेंगे, इसेंस ऑफ उसमें क्या क्या पढ़ना है, एथिक्स पढ़ना कल से स्टार्ट करेंगे। आगे बस समझ में। तो पहले मतलब एक छोटे छोटे शब्द पहले क्लियर करके रखो दिमाग में,